हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पिछली वीडियो में हमने रेजिस्टेंस तक देख लिया था। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1 ओम को हमने डिफाइन कर लिया था। ठीक है, तो आज की ये जो पार्ट है आपका थर्ड है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और इससे आने वाले अगले जो नेक्स्ट जो दो पार्ट और होंगे, कोशिश करूंगा कि 2 पार्ट में ये खत्म हो जाएगी। ठीक है, वो दोनों पार्ट भी इसके तरह ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्वेश्चन जो फ्रेम किए जाते हैं एग्जामिनर जनरली पूछता है वो इसी पोर्शन से पूछ लेता है। ठीक है, तो आज हमें जो देखना है कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, जितना मैंने यहाँ पे लिखा हुआ जिस तरीके से, इसी तरीके से इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन आएगा तो घूम फिर के इसी पर आ जाता है। ठीक है, देखिए कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं रेजिस्टेंस। पिछली बार में हमने क्या देखा, रेजिस्टेंस जो है V/I होता है। ठीक है, अब ये किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, तो डिपेंड करता है सबसे पहले मटेरियल। ठीक है, अगर आप डिफरेंट वायर्स लेंगे, डिफरेंट कंडक्टर्स होंगे अलग अलग मटेरियल के, तो उनपे वो डिपेंड करता है किस। ठीक है, किसी में ज्यादा हो किसी में कम होगा, तो हम उस पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि मटेरियल पे डिपेंड करता है। दूसरा जिस पे क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि रेजिस्टेंस जो होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर या कंडक्टर कह लीजिए, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, और तीसरा जो है उसकी लेंथ पे भी डिपेंड करता है, यानी रेजिस्टेंस इज ऑल्सो डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ द कंडक्टर या फिर वायर, जो भी आप कह लीजिए। ठीक है, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट वो चौथा जो लास्ट है, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर ऑफ द। ठीक है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है मटेरियल के। ठीक है, अब इतना ध्यान रख लीजिए कि इंक्रीज इन द टेम्परेचर, अगर ये लिखा हुआ है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। इसका मतलब ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपके एंट्रेंस में पूछा जा सकता है। ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रेजिस्टेंस वुड इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस, ये बेसिकली इंक्रीजेस क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ऐसे समझ लीजिए, रेजिस्टेंस इंक्रीजेज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, इतना ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे किस तरीके से डिपेंड करता है। इसको समझ लीजिए अच्छे से, बहुत सारे बच्चों की ये चीज समझ में नहीं आती है, तो इस कॉन्सेप्ट को यहीं पे आज क्लियर कर देते हैं। ठीक है, और फिर कोशिश यही रहेगी कि आपको फिर कभी इसमें इस चीज में प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो चलिए देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखिए ये जो हमने लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसमें लिखिए एरिया। ठीक है, इससे क्या समझ में आता है, इससे ये समझ में आता है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, एंड जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हमने कह दिया रेजिस्टेंस और I। इसका मतलब क्या था, पिछली वीडियो में बताया था कि जब करंट बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, जितना ये इंक्रीज होगा उतना ये होगा, लीनियरली प्रोपोर्शनल बताया था। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जब एक चीज बढ़ती है तो अल्टीमेटली दूसरी भी बढ़ जाती है। ठीक है, इसी तरीके से जब एक चीज घटेगी, अगर मैं इसको घटाऊंगा तो उसकी लेंथ ऑफ द कंडक्टर भी घट जाएगी। ये तो होता है डायरेक्टली का मतलब, और इनवर्स का मतलब होता है जस्ट उल्टा। क्या मतलब हुआ उल्टा, कि अगर मैं इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाऊंगा तो ये रेजिस्टेंस घट जाएगा। ये ध्यान रखना, देखो क्वेश्चन इसी पे फ्रेम किए जाते हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज में भी मैं क्वेश्चन आपको दूंगा और इसमें भी एक सवाल मैंने इस टाइप का रखा हुआ है। ठीक है, इस वीडियो में लास्ट में। ठीक है, तो रेजिस्टेंस आपका अगर बढ़ाएंगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, घटेगा। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है, और इसको अगर एरिया क्रॉस सेक्शन को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें तो एक रिलेशन बनती है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। और जब ये प्रोपोर्शनल का जो साइन हटता है तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है, मैंने बताया। तो कांस्टेंट क्या आ गया, रो, जिसको रेजिस्टिविटी बोला जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, रेजिस्टिविटी बोला जाता है, रो बोलते हैं इसको। ये क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी या सिंपली रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। इसकी यूनिट ओम मीटर है। ये कैसे आई, पहले आप इस एक्सप्रेशन से इसको अकेला कर दीजिए। देखिए किसी भी चीज की अगर यूनिट पूछे ना तो उसको आप सिंगल कर दीजिएगा। सिंगल का मतलब क्या, सारी टर्म्स को शिफ्ट करके दूसरी साइड को पहुंचा दिया करिए, और उसको जिसकी भी आपको यूनिट निकालनी है उसको एक लेफ्ट हैंड साइड पर कर दिया करिए। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम देखते हैं, तो यहां से
यहां से इसको इधर पहुंचा दिए, लेंथ को इधर पहुंचा दिए, तो ये कितना जाएगा R इंटू ए डिवाइडेड बाई एल। यूनिट निकाल लें ना, तो रेजिस्टेंस की आपको पता ही है ओम है, एरिया कितना होता है मीटर स्क्वायर, लेंथ कितनी है मीटर, तो काट दिया इससे, तो क्या यूनिट निकल के आई ओम मीटर। ठीक है, तो ये बात भी समझ में आ गई कि रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम मीटर होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अब ये इससे देख के डरना नहीं है, ये सब चीजें याद नहीं करनी है, बताऊंगा क्या करना क्या इसमें। ठीक है, आपको जो याद करना है, जो समझना है, उस पे फोकस करना है। देखिए अभी तक हमने क्या देख लिया, रेजिस्टिविटी देख ली। ठीक है, अब इतना ध्यान रखना है कि जो मेटल्स होते हैं, द मेटल्स एंड एलॉयज, इनकी जो होती है रेजिस्टिविटी लो होती है। ठीक है, ठीक, अब कितनी लो होती है ये मैंने हाईलाइट कर रखा है। आप अपनी टेक्स्ट बुक खोल लीजिए, एनसीईआरटी खोलिए, कोई भी रिफ्रेशर खोल लीजिए, उसमें सभी में मिल जाता है ये। ठीक है, लेकिन मैंने प्रिसाइज करने की वजह से जो है सबको एक ही जगह पर आपको जमा कर दिया है ये तमाम मटेरियल, जिससे आपके इजी समझ में आ जाए इजीली। ठीक है, देखिए क्या समझना है यहां से, मेटल और एलॉय जो होते हैं उनकी क्या होती है, लो रेजिस्टिविटी। ये याद करने वाली चीज है, ध्यान रखिए, मेटल और एलॉय जो होती है इनकी लो रेजिस्टिविटी होती है। अब सबकी वैल्यू याद नहीं करनी, आपको दिमाग में क्या रखना है कि उनके जो रेजिस्टिविटी का ऑर्डर जो होता है वो नेगेटिव पावर में होता है। ये यहीं पे इसका हिंट है बस, या ये सोच लीजिए कैच है, कभी कभी एग्जामिनर पूछ देता है। तो अब आप वैल्यू तो याद नहीं कर सकते, बस इतना याद रख सकते हैं कि उनकी जो रेजिस्टिविटी जो है उनका ऑर्डर जो होगा नेगेटिव पावर में होगा, इतना ध्यान रखना। ठीक है, यानी देखिए यहां लिखा हुआ 10⁻⁻8 टू द 10⁻⁻6। ठीक है, तो जिनकी रेजिस्टिविटी कम होती है वही क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ध्यान रखिएगा, यही यहां पे समझाना था। इसी तरीके से इंसुलेटर्स जो होते हैं, इंसुलेटर्स कौन सा होता है, मैंने पिछली वीडियो में समझाया हुआ है आपको, शायद इसमें नहीं समझाया तो, लेकिन शायद केमिस्ट्री वाली वीडियो में आपको समझाया था कि इंसुलेटर्स जो होते हैं वो करंट कैरिंग कंडक्टर्स नहीं होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो जिसमें से करंट पास नहीं हो रहा है तो उसका क्या होगा, रेजिस्टिविटी, यानी रेजिस्ट का मतलब क्या, रोकना। ठीक है, तो इंसुलेटर्स में करंट पास नहीं हो रहा, यानी वो हाईली उस करंट को जो फ्लो है उसको रोक लेते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी उनकी कितनी होगी, ज्यादा होगी। ज्यादा का मतलब है कितनी ज्यादा होगी, तो यहां से आपको पहचान लेना है कि उनकी पावर जो होती है प्लस में आती है, 10 पावर पॉजिटिव होगी तो वो इंसुलेटर कहलाएगा, और 10 पावर नेगेटिव हो जाएगी तो मेटल और एलॉय हो जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा अभी पीछे बताया था कि रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ये मैंने पीछे समझाया था। ठीक, तो इसी तरीके से रेजिस्टिविटी भी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ये ध्यान रख लीजिएगा। ठीक, अच्छा अब यही चीज हमने यहां समझा दी है कि यहां पे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि जो जनरली जो होते हैं एलॉयज जो होते हैं, अभी हमने क्या देखा कि मेटल और एलॉय की जो होती है रेजिस्टिविटी जो है कम है। ठीक है, इसीलिए वो गुड कंडक्टर्स हैं। तो यहां पे ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझ लीजिए, एलॉयज जो होते हैं डू नॉट बर्न इजीली एट हाई टेम्परेचर, रेडिली एट हाई टेम्परेचर, यानी एलॉयज जो होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे भी जाके इजीली बर्न नहीं होते हैं, इसी वजह से वो इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस में इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने लाइक मान लीजिए इलेक्ट्रिक आयरन है, आपने देखा हो इलेक्ट्रिक आयरन, जब पानी गर्म करने वाली जो मशीन होती है, टोस्टर्स होता है, और एक तो ये तो सभी ने देखा है टंगस्टन, जो फिलामेंट होता है बल्ब का, जो किसका बना होता है, ये टंगस्टन। ठीक है, बल्ब तो मुझे बनाना नहीं आया सही से, बस समझ लीजिए, ये जो देखा होगा इस तरीके से वायर होता है ऐसे घुमा हुआ। ठीक है, तो ये लीजिए बना ही दिया बल्ब। ठीक है, तो ये जो होता है ये टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, इसका ध्यान रखिए, ये पूछा जाता है बल्ब में क्या होता है, टंगस्टन होता है। ठीक, ये कुछ मैंने आपको टेबल शो कर दी, सबकी बुक्स में होगी, लेकिन मैंने आपको यहाँ शो कर दी है समझाने के लिए, यही दिखाने के लिए भी कि अभी जो हमने देखा था कि मेटल और एलॉय जो थे यानी कंडक्टर्स थे, उनकी रेजिस्टिविटी किस ऑर्डर में थी, ये देख लीजिए। अब यहां से एक चीज समझ लीजिए, मैं आपको हिंट बता रहा हूं। ठीक है, एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन दे दिए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसमें से कंडक्टिविटी एलॉय कौन सी एलॉय की है, कौन सी मेटल्स की है, तो उस चीज को यहां पे समझ लीजिए। देखिए ये कंडक्टर्स हैं, यानी इसको मेटल्स है। ठीक,
ये एलॉयज हैं, ये इंसुलेटर्स हैं। ठीक, अब यहां पे आप ये देख लीजिए कि जितने भी मेटल्स हैं, ये शो कर रहा है ना, ये मेटल्स, ये जितने भी मेटल्स हैं इनकी जो रेजिस्टिविटी ऑर्डर है देखिए 10⁻⁻8 में है, एक्सेप्ट मैग्नीज। इतना ध्यान रखिएगा, ये एक्सेप्शनल है तो इसी को रट लीजिएगा, बाकी सबका आप देख लीजिएगा 10⁻�8 में है। या ऐसे इसको समझ लीजिएगा भाई, देखिए इसमें थोड़ा बहुत ही अंतर है तो इस तरीके से आपसे पूछेगा नहीं, बस 50 इसको देख सकते हैं तो इस तरीके से देख लिया किसकी ज्यादा है किसकी कम है, तो जिसकी सबसे ज्यादा हो वो पॉइंट आउट कर लीजिए और जिसकी सबसे कम हो वो पॉइंट आउट कर लीजिए। तो मैग्नीज की जो ऑर्डर में आता है 10⁻⁻6 में आता है। ये मैंने हाईलाइट क्यों किया है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बन सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसी तरीके से एलॉयज की आप देखिए, लेट मी चेंज द कलर, एलॉयज की अगर आप देखेंगे तो ये 10⁻⁻6 ऑर्डर आ रहा है, यानी कि आप अगर गौर से देखें मैग्नीज जो है एलॉय नहीं है बट अ मेटल है, बट उसकी रेजिस्टिविटी इन द ऑर्डर ऑफ -6 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर्स का आपको कुछ सोचना ही नहीं है, इंसुलेटर में क्या है, पॉजिटिव पावर्स होगी, तो पॉजिटिव पावर्स ये सब दे रखी हैं। इसमें जो जिसकी सबसे ज्यादा है वो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा किसकी है, जिसकी सबसे ज्यादा पावर होगी वो सबसे ज्यादा हो जाएगी। इसमें वो ऑर्डर ऑफ रेजिस्टिविटी पूछा जा सकता है। ठीक है, यानी किसकी सबसे ज्यादा हुई है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एबोनाइट की देखिए, अगर जनरली देखा जाए, अगर मैं इस टर्म को कंसीडर करूं सिर्फ, तो सबसे ज्यादा 10⁻17 है तो एबोनाइट की सबसे ज्यादा हो गई। ठीक है, और सबसे कम कितनी किसकी हो गई, 10⁻12, तो ये पेपर की हो गई, देन फिर 13, फिर 14, देन 16 और 17। इस तरीके से ये एग्जामिनर बना सकता है, फ्रेम कर सकता है क्वेश्चन आपके एंट्रेंस में। ठीक है, तो इस टेबल को एक बार समझ लीजिएगा, रटना नहीं है, जिस तरीके से मैंने आपको बता दिया उसी तरीके से आप क्वेश्चंस को फ्रेम कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी तो मैं टेस्ट सीरीज में दूंगा तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पुटअप हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप चलते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन पे। ठीक है, काफी अच्छे क्वेश्चन हैं ये, इनको समझ लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट एंड इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर। यानी वोल्ट कितना दे रखा है आज का, 60 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, एंड करंट जो दे रखा है वो 4 एम्पियर दे रखा है। ठीक है, अब आगे कह रहा है ये व्हाट इज द करंट व्हेन will the heater draw if the potential difference is increased to 120 वोल्ट। इतना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अगर मैं इसको 2 तरीके से कर लेंगे। ठीक है, एक तो डायरेक्ट रिलेशन, देखिए अगर थोड़ा सा ही बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो वो डायरेक्ट बोल देगा इसका आंसर 8 आएगा। क्यों, हमने एक रिलेशन बताई थी, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर 60 है यहाँ तो यहाँ पे 4 है, डायरेक्टली का मतलब है जितना वो बढ़ेगा तो उतना ही वो बढ़ जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पे देखिए 120 हो गया तो यहाँ पे कितना हो जाना चाहिए, ये डबल हो रहा है तो ये भी डबल हो जाएगा, तो 8 एम्पियर इसका करेक्ट आंसर है। ये तो ऐसे ही पता चल गया, लेकिन अब हम चल जाते हैं इसके कॉन्सेप्ट पे, जिस तरीके से निकालते हैं। तो देखिए V इज इक्वल टू आई आर, तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। V इज इक्वल टू आई आर, क्यों, ठीक, तो V हमारे पास पहले दे रखा है 60 है और I दे रखा है 4 ओम, तो रेजिस्टेंस यहां से कितना निकल के आकर डिवाइड कर लेंगे यहां से, तो 60 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, 30 इंटू 15 आ गया। ठीक, तो यहां से रेजिस्टेंस आपका आ गया 15 ओम का। लेकिन अब कह रहा है कि आपका करंट क्या होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस 120 हो, तो इसी फॉर्मूले आप लगा दीजिए। तो 120 इज इक्वल टू आई पूछ रहा है इंटू रेजिस्टेंस हमें पता चल गया 15, इसको नीचे ले आइए, तो 120 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू आई पूछ रहा है। ठीक है, तो यहां से 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 2 10 एंड 5 4 20 एंड ये आ गया 5 3 इसे काट देंगे तो 8। यानी दोनों तरीके से मैंने आपको दिखा दिया, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, खास तौर से ध्यान रखिएगा। यही तो इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है। अगर एक चीज बढ़ी है तो उसी रेट से दूसरी भी चीज बढ़ेगी, अगर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटेगी, यही चीज समझने वाली है। आई होप यहां तक ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, रेजिस्टिविटी ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26
ओम एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ओहो, मैं एक चीज भूल गया आपको बताने के लिए कि ऊपर जो टेबल मैंने आपको दिखाई थी, ये जो वैल्यूज हैं, ध्यान रखिएगा, ये वैल्यूज हैं, ये एट द रेट ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। ठीक है, इसी पर आपके क्वेश्चन में आएगी और किसी टेम्परेचर पर नहीं दी जाएगी। नहीं दी जाएगी तो आप मान लीजिएगा, अज्यूम कर लीजिएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। ठीक, अदरवाइज वो क्वेश्चन में कह देगा कि नहीं भाई इस टेम्परेचर पे निकालिए, तो वो पॉसिबल नहीं है, एंट्रेंस में वो नहीं आएगा, आपके सिलेबस का पोर्शन नहीं है, वो 11th में आप जाके देखेंगे, 11th और 12th में। ठीक है, तो यहां पे क्या चीज दे रखी है, सबसे पहले देखिए रजिस्टिविटी ऑफ कितनी आ रही है, ये क्या दे रखा है, लेंथ दे रखी है आपकी 1 मीटर और रेजिस्टेंस दे दिया इसका 26 ओम एंड डायामीटर दे दिया है आपका 0.3 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर है, मिलीमीटर से पहले इसको आप उसमें कन्वर्ट कर दीजिए मीटर में। तो जब भी मिलीमीटर से मीटर में जाते हैं तो 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 10⁻³ ठीक है, ये मीटर इतना आ गया, ये ध्यान रखिएगा। यूनिट कन्वर्जन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या बताई थी, ओहम मीटर, मीटर में लेके आना, तो जो भी डायमीटर कोई और यूनिट दे रखी हो तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर, यानी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगी और वो मटेरियल कौन सा होगा। ठीक है, तो ये तो खैर ये तो मैंने आपको फिर भी समझाने के लिए, मतलब क्वेश्चंस को किस तरीके से फ्रेम कर सकता है, तो अभी जो पीछे बताया था कि एक्सेप्शनल केस है तो उस पे ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एटलीस्ट जो एक्सेप्शनल केस है उसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, हमको फॉर्मूला पता है रेजिस्टिविटी का, क्या होता है, रो इंटू ए बाई एल, आर ए बाई एल। तो आर क्या है 26 ओम, एरिया कितना है, एरिया क्या पता चलेगा। अब ये क्या कह रहा है, डायमीटर। तो देखिए एरिया जो है ना, इतना ध्यान रखिएगा, ये वायर की बात कर रहा है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब ये जो सर्कुलर पोर्शन है उसका। ठीक है, तो सर्कुलर पोर्शनल का एरिया क्या होगा, π/4d²। अब πr² आप सोच रहे होंगे, ठीक है, वो भी ठीक है और ये भी ठीक है। मैंने आपको एक मैथमेटिक्स की सर्किल्स में शायद ये बताया था कि एरिया को हम πd²4 की टर्म्स में लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि आप आंख बंद करके πr² को रटते चले जाएं। इस चीजों को अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, ठीक है ना। तो πd²/4 भी एरिया ऑफ सर्किल होता है। ठीक, तो क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है, तो दैट्स वाई आई एम यूजिंग हियर π/4d²। ठीक है, फॉर द सिंप्लिसिटी, क्योंकि मुझे d दे रखा है तो मैं डायरेक्ट इसमें लगा दूंगा। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है कि उसको रेडियस में कन्वर्ट करें। ठीक, तो यहां से एरिया कितना आ जाएगा, π/4 इंटू d², और d कितना है 0.3 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई लेंथ कितनी है उसकी 1 मीटर है। ठीक, अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व कर लीजिएगा अपने कॉपी पे, तो रेजिस्टिविटी जो आ जाएगी आपकी 1.84 इंटू 10⁻⁻⁶ ठीक, -6 इसलिए मैंने बोल दिया। यहां पे देखिए 10⁻³ है, 10⁻³ है, जब इसका होल स्क्वायर करेंगे 10⁻6 ले लिया। बाकी की जो कैलकुलेशन होगी उसको सॉल्व करके ये टर्म आ जाएगी। ठीक, अब आप वापस टेबल में चले जाइए और ये देखिए कि 1.84 इंटू 10⁻6 कौन सी मटेरियल की थी। तो मटेरियल कौन सा था, मैंने अभी आपको बताया था, वो एक्सेप्शनल केस है, वो है मैग्नीज। ठीक है, ये मटेरियल है और देखिए मैग्नीज की किस ऑर्डर मारी 10⁻6 में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एक्सेप्शनल केस में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप मेटल के केस में देखें सबकी ऑर्डर जो है 10⁻8 में है, आकी इसी की जो है एलॉयज की रेंज में आ गई -6, इसी वजह से मैं बोल रहा हूं, और कोई फर्दर कोई ऐसा कोई खास रीजन नहीं है। ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एंट्रेंस में क्वेश्चन इसी टाइप के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल ऑफ लेंथ L है और क्रॉस सेक्शन एरिया A है और उसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 4 ओम। देन व्हाट विद द रेजिस्टेंस ऑफ द अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल, ये हिंट दे दी इसमें, सेम मटेरियल बट लेंथ L/2 है एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 2A है। तो देखिए रेजिस्टेंस क्या होता है, रो L/A। ठीक है, अब रो L/A इसका एक मटेरियल का दे दिया कि ये इसकी वैल्यू जो है वो 4 ओम है। ठीक है, तो दूसरे रेजिस्टेंस कितना निकलेगा, दूसरे मटेरियल का सेम मटेरियल है बस उसकी जो थोड़ी सी लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज कर दिया है। तो मान लीजिए R इज टू अब रो L/2 डिवाइडेड बाई 2A।
यानी लेंथ को उसने क्या कर दिया, हाफ कर दिया और एरिया क्रॉस सेक्शन को डबल कर दिया। तो ठीक है, तो ये टर्म कहां चली जाएगी, यहां चली जाएगी। तो रेजिस्टेंस कितना आ गया, रो एल बाई 2 इंटू 2 हो जाएगा 4A। ठीक, 4A। अब आप गौर करिए कि रो एल बाई ए किसके बराबर था, 4 ओम के। रो एल ए बाई कितना था, 4 ओम के। तो ये R2, ये मान लीजिए R1 है, तो ये R2 हो गई। तो ये कितनी हो गई, 4 ओम डिवाइडेड बाई 4। तो 4 से जब इसको काटेंगे तो निकल के आ जाएगा 1 ओम। ठीक है, डिवाइड कर दिया आपने। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किए जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंट्रेंस में पूरे चांसेस हैं कि इससे क्वेश्चन उठ के आए, और क्वेश्चन इसी टाइप के फ्रेम किए जाते हैं। इस टाइप के फर्दर क्वेश्चन जो है वो मैं टेस्ट सीरीज में पुटअप करूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आई तो जो स्टूडेंट मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं तो मुझे व्हाट्सएप में कमेंट सेक्शन में जो है मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, और जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।